Everyone, welcome to my channel. Let's learn with DA. Let's learn with DA. मैं काफ़ी दिनों के बाद मैं वीडियो डाल रही हूँ. मेरे को टाइम नहीं मिल रहा है. I am busy with my works. And second thing, पता है मेरे को डर लगता है ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर ना, जब तक मैं इसके नोट्स नहीं बनाऊंगी ना, क्योंकि ये मैथमेटिकल चैप्टर है, तो आपको भी लग रहा होगा कि ये मैम क्या पढ़ा रहे हैं. क्योंकि मैं एनसीईआरटी, मैंने सोचा था कि एनसीईआरटी की बुक ख़त्म कराऊंगी. मैं बार बार ये बात एक्सप्लेन कर रही हूँ कि मैं एनसीईआरटी की बुक करवा रही हूँ. अच्छा सना, मेरे को सिर्फ एक ही लड़की का मैसेज आता है, तो सना अगर आप देख रहे हो ये वीडियो तो सुनो मेरी बात. आपको अगर नोट्स चाहिए या फिर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए तो एक काम करो, मैंने टेलीग्राम का जो चैनल है ना, वो उसको भी लेट्स लर्न विद डीए नाम का कर दिया है क्रिएट. ठीक है ना. आप मेरे को वहाँ पे मैसेज करो, इंस्टा पे नहीं करना, तो वहाँ पे करो. ठीक है. तो वहाँ पे मैं जब मैसेज देखूंगी, आपको किसी भी चीज़ के नोट्स चाहिए होंगे, मैं वहाँ पे आपको डिलीवर करा देती हूँ. मेरे पास नहीं भी होंगे मैं तब भी, क्योंकि पता क्या सिस्टम है, मेरे पास अभी नोट्स नहीं है. ठीक है. और मैं किसी स्कूल तो जा नहीं रही हूँ अभी तक, और अभी तक मैंने स्टार्ट करना भी नहीं है. मैं करूँगी अगले साल स्टार्ट. और अभी मैं 10th तक पढ़ाती हूँ. एंड सेकेंड थिंग, मेरे पास नोट्स इस टाइम पे नोट्स नहीं है, मेरे को बनाने पड़ेंगे. ठीक है. तो जब मुझे बनाने पड़ेंगे तो मुझे टाइम लगेगा, और यही टाइम की बात है कि अभी मेरे पास टाइम नहीं है ना. तो तभी मैं सिर्फ एनसीईआरटी की बुक पढ़ा रही हूँ, ताकि मेरी चैनल की रीच ना गिरे. लेकिन आपके लिए, अगर आप देखो, एक ईमानदारी से बोलूँ, मैं भी एक टीचर हूँ, और अगर मेरे को कोई ईमानदार बच्चा मिलता है जो लिटरली मेरे को फॉलो कर रहा है, मैं उसके लिए कुछ भी करूँगी, कहीं से भी नोट्स अरेंज कर दूँगी. और नोट्स अरेंज करना इट्स नॉट अ बिग इशू फॉर मी. एंड मैं आपके लिए वो टॉपिक्स क्रिएट करूँगी, मैं खुद भी बना सकती हूँ. प्लीज़ मेरे को टेलीग्राम पे मेरे को बता देना, मैम मुझे ये टॉपिक चाहिए. ठीक है. मैं आपको प्रोवाइड करवा दूँगी. और भी बच्चा है अगर जिसको कोई चीज़ चाहिए है, तो मैं वो चीज़ भी प्रोवाइड करवाने की पूरी कोशिश करूँगी. ठीक है ना. अभी फ़िलहाल के लिए मैं सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ा रही हूँ. ठीक है. ये एनसीईआरटी मैं इस वे में पढ़ा रही हूँ ताकि अगर आपने बुक्स नहीं पढ़ी हैं तो सुन के आप बुक्स पढ़ लो. ठीक है ना. क्योंकि मैंने भी काफ़ी टाइम से रिवाइज़ नहीं किया हुआ है. मैं जस्ट क्लियर कर रही हूँ आपको कि मैंने भी काफ़ी टाइम से मैंने नहीं पढ़ा है, क्योंकि मेरे पास भी इतना टाइम नहीं होता है. जब तक वही बात आ गई, अगर आप स्कूल में पढ़ा रहे हो ना, तो आपका एक्सपीरियंस अलग होता है. ट्यूशन में पढ़ा रहे हो, आपकी एक्सपीरियंस अलग होता है. जब तक मेरे पास पर्टिकुलर एक बैच नहीं आ जाता ना, तब तक मैं कैसे करूँ. और यहाँ तक मैं फ्री भी नहीं हूँ कि मैं नोट्स क्रिएट करूँ. जैसे स्टार्टिंग में जब मैंने लेट्स लर्न विद डीए पढ़ाना शुरू किया था ना, स्टार्टिंग में पहले मैं तैयार करती थी पूरा, तो मेरे को बहुत टाइम लग जाता था. आजकल मेरे पास टाइम नहीं होता है, क्योंकि मैं बिज़ी हूँ आपस में. अब मेरा क्या बिज़ी हूँ मैं आपको बता दूँगी. कुछ दिनों में मैं क्यों बिज़ी हूँ मैं आपको बता दूँगी. ठीक है ना. लड़कियाँ क्यों बिज़ी होती हैं, आपको थोड़ा आइडिया मिल जाएगा इससे. तो इसलिए मैं थोड़ा सा बिज़ी हूँ, इसलिए मेरे को इतना टाइम नहीं मिलता. लेकिन फिर भी अगर आप ईमानदारी से मेरे को बोल रहे हो, मैम मुझे ये चीज़ चाहिए, मैं डेफिनेटली आपके लिए अरेंज करूँगी. ठीक है. सो आज का टॉपिक करना स्टार्ट करते हैं. इसी डर के मारे में ना, कि पता नहीं ये चैप्टर मैं जो पढ़ा रही हूँ उनको समझ आएगा नहीं आएगा, इस चक्कर में ना मैं डरते डाल रही हूँ. क्योंकि वो पहला जो इंट्रोडक्शन वीडियो था ना, जो मैंने डाला था, वो किसी ने मेरे को अच्छे से मेरे को डांट दिया. कोई स्टूडेंट ही होगा, उसने मेरे को डांट दिया कि मैम आपने क्या पढ़ाया हुआ है. वही उस दिन मेरा मूड भी ठीक नहीं था, और मेरे को इंट्रोडक्शन ही पढ़ा रही थी, तो इसलिए मैंने ज़्यादा जोर नहीं दिया. ठीक है ना. मुझे पता है बेसिक इंग्लिश सारे ही समझ जाते हैं, वही बात आ जाती है. ठीक है ना. अब समझने वाले की बंदा कितना समझ जाता है. अब आप एक वीडियो पे आप मुझे जज नहीं कर सकते. आपको मुझे दूसरी वीडियोस देखोगे फिर ही मुझे जज कर पाओगे, या फिर पिछले चैनल्स जो मैंने जितने भी डाले हैं, आप उसके बेस पे अगर आप मुझे जज करते तो बेटर रहता. बाकी आप ये बोल देते कि मैम ये चीज़ इस तरह से करवाओ, या ये चीज़ हमें चाहिए, तो बंदा कोशिश करता है आपको देने की, क्यों नहीं देता है ना. देता है. चलो फिर, मैंने नन्हे से क्वेश्चन करवाई थी आपको. ठीक है ना. अपनी तरफ से मैंने बहुत अच्छे से समझाई थी. अगर नहीं समझ आई है तो प्लीज़ पिछली वीडियो को देखो एक बारी. अगर नहीं समझ आती तो फिर से बोलो, फिर कोई और तरीका लेकर आएंगे. क्योंकि एनसीईआरटी तो मैंने पढ़ानी है ना. अपनी तरफ से मैं अपना वाला ख़त्म कर दूँगी ना, कि मैंने बुक ख़त्म कर दी है, उसके बाद अभी मैं नोट्स स्टार्ट करूँगी. बाकी जिनको नोट्स चाहिए हैं इंपॉर्टेंट वन, आपने लिखा था ना सना, तो आप इंपॉर्टेंट वन प्लीज़ मेरे को बोलो कौन सा वाला टॉपिक्स चाहिए, मैं आपको दूँगी. ठीक है. टेलीग्राम पे दे दूँगी. लेट्स लर्न विद डीए नाम का मैंने चैनल क्रिएट किया है. आप लेट्स लर्न विद डीए, इसी सेम नाम का. ठीक है. लेट्स लर्न विद डीए, तो आप उसी के साथ आप चल सकते हो. ठीक है. डीए. सो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फ्रॉम नन्हेस इक्वेशन. अब नन्हेस इक्वेशन हम लोगों ने पढ़ ली थी है ना. इक्वेशंस कैसे कैसे होती हैं, किस तरह से काम करती हैं, हम लोगों ने सारा पढ़ लिया था. ठीक है. अब लेट पढ़ाती हूँ तो मेरे को खुद में भी भूल जाता है. सो चलो रीडिंग करते हैं. रीडिंग ही कर रही हूँ मैं. ठीक है. क्लियर कर रही हूँ, मैं रीडिंग ही कर रही हूँ. फाइन.
रीडिंग करके आपको सिर्फ इंग्लिश में, हिंदी में एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रही हूँ और इक्वेशंस को रिपीट कर रही हूँ, क्योंकि मैं निकाल के तो आपको कुछ दे नहीं रही हूँ। तो आपको इंटरेस्ट है तो आप सुन सकते हो, नहीं इंटरेस्ट है तो फिर आपको 1000 चैनल मिल जाएंगे, ठीक है ना। ओके, चलो फिर स्टार्ट करते हैं। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फ्रॉम द नर्नेस इक्वेशन क्या है? इफ द सर्किट इन डैनियल सेल, जो डैनियल सेल हम लोगों ने पढ़ा था पहले, ठीक है, अगर सर्किट की बात करें, अगर वो क्लोज होगा तो क्या होगा? वी नोट दैट द रिएक्शन, उसके बाद हम लोग एक रिएक्शन नोट करेंगे जिसका नाम होगा ये, ठीक है ना, Zn सॉलिड हो गया प्लस कॉपर 2 पॉजिटिव, ठीक है, इसके ऊपर आयन है ना, फिर बाद में ये वाले आयन जो है वो जिंक के ले लेगा एंड जिंक के आयन लेके वो जिंक 2 पॉजिटिव हो जाएगा, इसमें हो जाएगा, ठीक है, ये कैथोड बन जाएगा ना। उसके बाद कैथोड एनोड, यहाँ पे कंफ्यूजन हो जाती है बार बार, ठीक है। उसके बाद ये कॉपर जो है वो पूरा सॉलिड बन जाएगा, ठीक है, ऐसा ही होगा ना डैनियल सेल में। तो क्या हुआ? टेक्स प्लेस एंड एज द टाइम पासेस, जैसे जैसे टाइम पास होना शुरू हो जाएगा द कंसंट्रेशन ऑफ Zn2 पॉजिटिव कीप ऑन इंक्रीजिंग, मतलब इसकी कंसंट्रेशन इंक्रीज होना शुरू हो जाएगी, ठीक है ना, इंक्रीजिंग वाइल द कंसंट्रेशन ऑफ Cu2 पॉजिटिव, इसकी कंसंट्रेशन है डिक्रीज होना शुरू हो जाएगी। एट द सेम टाइम वोल्टेज ऑफ द सेल जो है वो रीड, अगर इसी टाइम के ऊपर अगर हम लोग देखें, ये जो वोल्टेज होती है सेल के ऊपर, सेल लगाए होते हैं ना इलेक्ट्रोलिसिस के टाइम पे, सेल लगाए होते हैं ऊपर, देखा था हमने, ठीक है ना। ये जो सेल होते हैं जो हम लोग रीड करते हैं वोल्ट मीटर, ठीक है ना, वोल्टेज ऑफ द सेल जो कि हम लोग वोल्ट मीटर में रीड करते हैं, कीप ऑन, ये कम होना शुरू हो जाएगी, डिक्रीजिंग, ठीक है, कम होना शुरू हो जाएगी। आफ्टर सम टाइम, थोड़ी टाइम के बाद क्या हो जाएगा? वी शैल नोट दैट देयर इज़ नो चेंज, तो हम लोगों को थोड़े टाइम के बाद क्या होएगा? हमको फील होएगा कि चेंज होना बंद हो गया, मतलब ग्राफ का भी कभी कभी होता है ना, पहले काम करता जाता फिर बाद में एक कॉन्स्टेंट टर्म आ जाती है कि यहाँ पे रुक जाती है चीज़ें, ठीक है ना। अगर कांस्टेंट बढ़ता रहे तो कोई टेंशन नहीं है, लेकिन अगर एक बारी ड्रॉप हो गया ना तो ऐसे करके फ्लैट हो जाए, फिर यहाँ पे हो जाता है, इसका सैचुरेशन पॉइंट आ जाता है ना, एक पॉइंट आ जाता है। एट द सेम टाइम वोल्टेज ऑफ द सेल जो होता है, सेल एज रीड ऑन द वोल्ट मीटर कीप्स ऑन डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है ना, वोल्टेज जो होती है वो डिक्रीज होना शुरू हो जाएगी ना। आफ्टर सम टाइम क्या होगा? वी शैल नोट, थोड़े टाइम के बाद हम लोग नोट करेंगे, वी शैल नोट दैट देयर इज़ नो चेंज, तो यहाँ पे नो चेंज होना शुरू हो जाएगा इन द कंसंट्रेशन, ठीक है ना, कंसंट्रेशन में चेंज होना बंद हो जाएगा। एंड Cu2 पॉजिटिव एंड ये जो एंड Zn2 पॉजिटिव, जिंक के आयन जो है वो, एंड एट द सेम टाइम कंसंट्रेशन, दोनों की कंसंट्रेशन में चेंज होना बंद हो जाएगा सेम टाइम के ऊपर, ठीक है ना। तो वोल्टेज गिव्स जीरो रीडिंग, तो वोल्ट मीटर जो है, वोल्ट मीटर जो है वो जीरो रीडिंग देना शुरू हो जाएगा, ठीक है ना। सो दिस इंडिकेट दैट द इक्विलिब्रियम जो है, इससे हमें क्या पता चलेगा? ये जो इक्विलिब्रियम है हैज़ बीन अटेन्ड, ये जो हमने इक्विलिब्रियम अटेन किया इन दिस सिचुएशन इन द नर्नेस इक्वेशन मे बी रिटन एज, उसको हम लोग इस तरह से लिखेंगे। तो ये हमारा आ गया, सेल आ गया, ठीक है, यहाँ पे वोल्टेज की रीडिंग ज़ीरो आ गई थी ना, तो यहाँ पे ये नेगेटिव सेल आ जाएगा, इसको क्या लिखते हैं हम लोग, और ये आपकी आ गई कितनी था 2.303 RT अपॉन गिव्स फ्री एनर्जी वाली इक्वेशन की थी ना हम लोगों ने पहले पिछले चैप्टर में, ठीक है। सोल्यूशन था या कौन सा वाला था? वो सोल्यूशन ही था शायद, ठीक है, वो मैंने काफ़ी देर पहले कराया था, मेरी पिछली वीडियोस को देख सकते हो, ठीक है ना। 2F log Zn2 पॉजिटिव, उसके बाद Cu2 पॉजिटिव, ठीक है ना। तो यहाँ पे आ गया E नेगेटिव सेल इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या आ जाएगा? यही इक्वेशन आ जाएगी वापस, ये माइनस में है ना, ठीक है, तो माइनस में नहीं रहेगी ना, ये E सेल वहाँ पे चला जाएगा नेगेटिव वाला, ये क्योंकि ये तो ज़ीरो हो गया, तो E नेगेटिव, ये चीज़ दूसरी साइड चली जाएगी तो पॉजिटिव में आ जाएगी, तो ये इसकी इक्वल हो जाएगा, क्योंकि ये ज़ीरो है, ठीक है। ये टर्म कौन सी वाली? E सेल वाली टर्म ज़ीरो हो गई ना, तो ये ज़ीरो की इक्विलिब्रियम आ जाएगा ना, तो ये यहाँ पे बराबर हो जाएगा, इसलिए ये चीज़ वहाँ चली जाएगी, दोनों पॉजिटिव में आ जाएंगे, तो अब लेफ़्ट की चीज़ राइट में कर सकते हैं, राइट की चीज़ लेफ़्ट में कर सकते हैं ना, तो ये इक्वेशन हमारी बन जाएगी। बट एट द इक्विलिब्रियम, लेकिन जब आप हम लोग इक्विलिब्रियम की बात करते हैं, ठीक है ना, तो ये Zn2 पॉजिटिव अपॉन Zn कॉपर 2 पॉजिटिव जो है इज इक्वल टू, उसको हम लोग Kc, ठीक है, कांस्टेंट ये लेंगे इसको। उसके बाद फॉर द रिएक्शन 3.1 एंड ये जो टेम्परेचर है वो कितना आ जाएगा? 298 केल्विन हो जाएगा। द अबव इक्वेशन कैन बी रिटन एज, ठीक है, टेम्परेचर इतना हो जाएगा 298 केल्विन। ये जो अबव इक्वेशन है कैन बी रिटन एज, उसको किस तरह से लिखा जाएगा? E नेगेटिव सेल इज इक्वल टू 0.059 वोल्ट अपॉन 2, ठीक है ना। तो लॉग Kc इज इक्वल टू 1.1
वोल्ट। तो ये इक्वेशन है, ये इक्वेशन आई थिंक हम लोगों ने पहले भी पढ़ी होगी, ये आपको याद आ जाएगी। तो कुछ चीज़ें याद भी रखनी है, ठीक है ना। ये बुक की बता रही हूँ, बुक का बता रही हूँ, बुक में लिखा हुआ है ऐसा, ठीक है। नोट्स मांगोगे तो मेरे को स्टडी करना पड़ेगा, तो कोई बात नहीं, अगर आप मांगोगे ना तो मैं ज़रूर स्टडी करूँगी, टाइम निकाल के मैं ज़रूर स्टडी करूँगी, क्योंकि मुझे पता दिसंबर का महीना है, जिन्होंने अपना सिलेबस ख़त्म करना होगा उसका हो गया होगा, आई एम श्योर उसका हो गया होगा, वो कहीं से भी मिल जाएगा उसको। लेकिन अगर आप नहीं मिला है, अगर आप सीरियसली मेरे से मांग रहे हो सना, तो प्लीज़ मेरे को बोलो कि कौन सा टॉपिक आपको चाहिए, ठीक है। मैं अभी भी फिर से बता रही हूँ कि कौन सा टॉपिक आपको चाहिए, मेरे को टेलीग्राम पे मैसेज करके बता देना, ठीक है ना। सना मैम इम्पॉर्टेंट वन, आपने एक ही बंदे ने मेरे को वो किया था, मैसेज किया था और वो कमेंट किया था, तो वो मैं ज़रूर आपको प्रोवाइड करवाऊँगी, ठीक है। हो सकता है मैं आपको वीडियो कॉलिंग देके आपको समझाने की भी कोशिश करूँ, ठीक है ना। एक आधे बच्चे के लिए तो इतना तो कर ही सकते हैं हम, मैं इतना कर सकती हूँ। सो आगे क्या है इसके आगे, तो ई सेल जो है वो 1.1 वोल्ट है, हर एक सेल जो है वो 1.1 वोल्ट है। ये इसकी वैल्यू है 0.059/2 वोल्ट एंड ये लॉग के सी इज इक्वल टू कितना हो गया, 1.1 वोल्ट हो गया, ठीक है ना। फिर उसके बाद हो गया लॉग के सी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1.1 वोल्ट इंटू 2/0.059 वोल्ट हो गया, ये आ गया ना इसकी जगह, ठीक है। ये किसके बराबर, ई सेल के बराबर है ना, तो ये आ जाएगा लॉग सी को अलग से ले लिया, ये वाली होल टर्म जो है वो इसके साथ ले ली, 2 ऊपर हो गया एंड 0.59 वोल्ट नीचे हो गया, ठीक है। ये आ गया यहाँ पे। अब वोल्ट तो कट गए क्योंकि ये मल्टीप्लाई में है, दोनों वोल्ट कट गए, बाकी कैलकुलेशन है ना, 1.1 मल्टीप्लाई 2 इज 2.2/0.59। तो ये आप कैलकुलेटर से फाइंड करो, ज़रूरत नहीं है आपको कैलकुलेट करने की, टाइम लग जाएगा। सो के सी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, यहाँ पे हमारे पास अप्रॉक्सीमेट यहाँ पे 2 है, के सी इज इक्वल टू 2, अच्छा ठीक है, 10⁻³ ये आ गया ना 2, ठीक है। 2 log 10⁻³ ये आ गया log 10 आता है ना, log 10, log नहीं लिखा हुआ यहाँ पे, 2 log 10⁻37 ये है। तो 88 को अवॉइड मार दिया, पॉइंट के पीछे एक ही वर्ड को इन्होंने इंपॉर्टेंस दी ना, तो वो आगे लगा दी ना 2 टाइम log t। अब यहाँ पे log नहीं लिखा हुआ, log नहीं ना लिखा, log होना चाहिए, log लिखा होना चाहिए था, 2 × है यहाँ पे, हाँ बुक में लिखा हुआ है, यहाँ पे मल्टीप्लाई है, ठीक है, मल्टीप्लाई है 2 × 10⁻37, ठीक है, बुक में लिखा हुआ, मेरी बुक में है इसलिए मुझे पता चल गया, तो यहाँ पे मिसप्रिंट होगा। तो इन जनरल क्या है, ई सेल कितनी कितनी वैल्यू आ गई इसकी, कितनी आ गई 2.303 RT, ये सारी वैल्यू हमारी नोन है, कहीं ना कहीं हम लोगों ने पढ़ के रखी हैं, N × F, ठीक है, log के सी, ये log के सी आ गया। अब क्या है, इसको एक्सप्लेन कर रहा होगा नीचे, ये क्या दिया इसने, दिस इज द व्हाट इज दैट, ये जो हमने पढ़ा है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फ्रॉम नर्नेस इक्वेशन से इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकाला है। 10 ये जो इक्वेशन अभी हम लोगों ने पढ़ी, ठीक है, सेल का जो इलेक्ट्रोल क्या है ये, गिव द रिलेशनशिप बिटवीन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ द रिएक्शन, ये रिलेशनशिप दे रहा है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ द रिएक्शन एंड द स्टैंडर्ड पोटेंशियल ऑफ द सेल का, वो दे रहा है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट रिलेशनशिप दे रहा है, ठीक है ना, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ द रिएक्शन एंड स्टैंडर्ड पोटेंशियल ऑफ द सेल इन विच दैट रिएक्शन टेक्स प्लेस, ठीक है ना, इसमें कौन सी वाली रिएक्शन टेक्स प्लेस हो जाएगी। दस इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ द रिएक्शन, ठीक है, दस द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ द रिएक्शन डिफिकल्ट टू मेजर अदरवाइज, ऐसे अगर हम लोग इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को निकालने बैठ जाएंगे तो वो मुश्किल हो जाएगी, ऑफ द रिएक्शन डिफिकल्ट टू मेजर अदरवाइज कैन बी कैलकुलेटेड फॉर द कोरस्पॉन्डिंग ई नेगेटिव वैल्यूज, ठीक है, ऑफ द सेल, ठीक है, ओके। अब मुझे भी लगता है ये ज़्यादा ही थियरी है इस टाइम पे, दिसंबर का टाइम चल रहा है, आपको नोट्स की ही ज़रूरत है, मैं करती हूँ अरेंज, ठीक है ना, अगला वीडियो मैं नोट्स के साथ लेकर आऊँगी, इसके आपको नोट्स ही चाहिए, मैं कल परसों देखती हूँ मेरे को आगे पीछे से नोट्स मिल जाते हैं ना, तो मैं इसकी नोट्स ही प्रोवाइड कर पाऊँगी, फिर फ़ायदा क्या है, आपने अभी तो बुक पढ़नी नहीं है, दिसंबर का महीना चल रहा है, आपको सिर्फ रिवीजन चाहिए, समझ गई मैं।
आई विल मेक श्योर कि नेक्स्ट टाइम जब मैं वीडियो लेकर आऊँ ना, आपको इस चैप्टर के पर्टिकुलर इस चैप्टर के आपको नोट्स दे सकूँ, क्योंकि मुझे लगता है आपको मेडिकल वालों को ना इन 2-3 चैप्टर्स में प्रॉब्लम आ रही होगी, जो फिजिकल केमिस्ट्री के चैप्टर है ना, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री एंड आगे काइनेटिक्स। काइनेटिक वाला फिर ईजी है, ये वाला आपको मुश्किल लग रहा होगा, मैं मानती हूँ, ठीक है ना, क्योंकि मैं मैथ्स की हूँ तो कहीं ना मेरे को ये चीज़ 2-3 बारी पढ़ूंगी तो मुझे याद हो जाता है। मेडिकल वालों को थोड़ा सा मैथ्स से इशू रहता है, समझ सकती हूँ मैं समझ सकती हूँ, ठीक है ना। तो एक काम करती हूँ, आज ही मैं किसी से नोट्स की गुजारिश करती हूँ, कल अगर मैं लेक्चर लेकर आऊँगी तो कल आपको नोट्स के साथ दूँगी। बस अगर आप देख रहे हो मेरे चैनल को तो आप मेरे को बता देना बेटा कौन कौन से टॉपिक चाहिए इस पर्टिकुलर चले, फिलहाल के लिए इस पर्टिकुलर चैप्टर की बात कर रही हूँ मैं। इसमें कौन कौन से चैप्टर आपको टफ लगते हैं, कौन कौन से टॉपिक आपको चाहिए हैं, वो मुझे बता देना, ठीक है। आई विल मेक श्योर कि मैं आपको वो प्रोवाइड करवा सकूँ। अगली वीडियोज़ में उसी के रिलेटेड लेकर आऊँगी, ठीक है ना, फॉर श्योर, आई प्रॉमिस। आप मेरे को बस कमेंट करके बताना कि आपको क्या चाहिए, क्योंकि कल के कल अगर मुझे वीडियो डालूंगी तो शायद मेरे पास नोट्स नहीं होंगे, लेकिन मैं फिर भी किसी तरह से अरेंज करके मैं आपको, आज मैं कोशिश करती हूँ मेरे को नोट्स मिल जाए, ठीक है ना। आप बस मेरे को कमेंट करके बता देना। तो एक टॉपिक और है नर्नेस इक्वेशन का, एक छोटा सा है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल एंड द गिव्स फ्री एनर्जी ऑफ द रिएक्शन, ठीक है ना, तो वो भी पढ़ लेते हैं। फिर अगला वाला टॉपिक है ना, वो थ्योरी है सारी, तो थ्योरी पढ़ के सुना देती हूँ, समझा देती हूँ, आपको थोड़ा आइडियाज़ मिल जाते हैं। तो ये भी नर्नेस इक्वेशन का ही टॉपिक है, जिसका नाम है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स एंड द गिव्स फ्री एनर्जी, गिव्स एनर्जी ऑफ द रिएक्शन। तो गिव्स एनर्जी के साथ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का रिएक्शन बता रहे हैं ये, ठीक है। तो पढ़ लेते हैं। इलेक्ट्रिकल वर्क डन, ये जो इलेक्ट्रिकल वर्क डन हुआ ना इन 1 सेकेंड इज इक्वल टू द इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय टोटल चार्ज प्रेस्ड, ठीक है। इलेक्ट्रिकल वर्क डन, ये जो इलेक्ट्रिकल वर्क डन है इन 1 सेकेंड, 1 सेकेंड में जो हुआ, इज इक्वल टू द इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल। ये किसके बराबर है? इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल, जो कि मल्टीप्लाई हो रहा है टोटल चार्ज जितने भी पास हुए। चार्ज हम लोग आई लेते हैं, है ना, चार्ज हम लोग आई लेते हैं। इलेक्ट्रिक वर्क डन क्या हो गया? W हो गया ना। इलेक्ट्रिकल वर्क डन को क्या हम लोग बोलते हैं? वो हमारा इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल मल्टीप्लाई टोटल चार्ज पास, ठीक है ना, यही देते हैं ना, हम लोग पहले यही लिखते थे। तो इफ़ वी वांट टू ऑब्टेन, अगर हम लोग चाहते हैं ऑब्टेन करना मैक्सिमम वर्क, ज़्यादा से ज़्यादा काम निकालना चाहते हैं फ्रॉम द, कहाँ से? गैल्वेनिक सेल से, देन चार्ज जो है हैज़ टू बी पास्ड रिवर्सली। तो हम लोग को चार्ज को रिवर्सली पास कराना पड़ेगा, ठीक है ना। द रिवर्सिबल वर्क डन बाय अ गैल्वेनिक सेल इज इक्वल टू, जो रिवर्सिबल वर्क डन होता है, ठीक है, बाय द गैल्वेनिक सेल के द्वारा जो रिवर्स काम किया जाता है, इज इक्वल टू डिक्रीज इन द गिव फ्री एनर्जी। तो मतलब गिव्स फ्री एनर्जी, गिव्स एनर्जी को ये क्या कर रहा है? डिक्रीज कर रहा है। गिव्स एनर्जी को डिक्रीज कर रहा है, ठीक है ना। ये जो रिवर्स काम हो रहा है ना गैल्वेनिक सेल में, ये जो रिवर्स वाला काम हो रहा है गैल्वेनिक सेल में, वो क्या कर रहा है? इज इक्वल टू द डिक्रीज इन द गिव्स फ्री एनर्जी, ठीक है। सो देयरफॉर इफ द ईएमएफ ऑफ द सेल इज ई, अगर ईएमएफ ऑफ द सेल क्या है? ई है, ईएमएफ, ठीक है ना, ऑफ द सेल क्या है? ई है, एंड एन एफ क्या है? एन एफ क्या है? नंबर ऑफ चार्ज, टोटल चार्ज पास्ड इन द अमाउंट ऑफ एनर्जी। एन एफ क्या है? इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी। ई एन एन एफ इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी, एंड देयरफॉर द ईएमएफ ऑफ द सेल, ये हो गया ना, अमाउंट ऑफ चार्ज पास, ठीक है ना। ये आई एन एफ क्या है? अमाउंट ऑफ चार्ज पास। तो हमारी ये डेल्टा आर जी इज द गिव फ्री एनर्जी, गिव एनर्जी ऑफ द रिएक्शन, फ्री एनर्जी नहीं, गिव्स एनर्जी ऑफ द रिएक्शन होगी। देन ये डेल्टा जी, ये आर जी इज इक्वल टू माइनस एन एफ ई सेल हो जाएगा, ठीक है ना। ये आ गया। अब ये उम्मीद नहीं करना कि ये मुझे याद होगा, मैं यहीं से पढ़ के आपको बता रही हूँ, ठीक है ना। आई होप आप लोगों ने पढ़ा होगा ये पहले, है ना। मैं ये सोच के चल रही हूँ, मैं ये सोच के पढ़ा रही हूँ कि आप लोगों ने पढ़ा हुआ है और आप लोगों ने एनसीईआरटी बुक नहीं पढ़ी है। और अगर आपका मन किया कि एनसीईआरटी बुक भी पढ़ लेती हूँ मैं, चलो मेरा मन नहीं कर रहा है तो कोई आके मुझे समझा जाए या फिर मुझे पढ़ के सुना दे, मैं उस बेस पे आपको पढ़ा रही हूँ, ठीक है ना। मैं आपको पहले से ही प्रेशर समझ के नहीं पढ़ा रही हूँ, मैं आपको ये समझ के पढ़ा रही हूँ कि आपने ये टॉपिक किया हुआ है और आपको बुक पढ़नी है। मैं उस बेस पे आपको पढ़ा रही हूँ, ठीक है ना। अभी भी बता रही हूँ मैं आपको, प्लीज़ इस मामले में मेरे को जज मत करना शुरू कर देना कि मैंने आपको बुक पढ़ाई, ठीक है ना। एक बारी मुझे अभी वो ये ना, नया नया चैनल है तो कोई ट्रोल करता है तो बुरा लगता है, तो वही बात आ गई। ट्रोलिंग भी एक पार्ट ऑफ लाइफ है, अच्छी बात है। किसी ने बोला कि आप सिर्फ रीडिंग करा रहे हो, वो इंट्रोडक्शन पार्ट था, उसमें सिर्फ थियरी ही थी,
ठीक है, मैंने अपनी तरफ से अच्छे से ही समझाने की कोशिश करी थी, लेकिन चलो वो वाला पार्ट नहीं अच्छा हुआ होगा तो एक ही वीडियो के बेस पे जज मत करो मुझे, ठीक है, बाकी सब देखो फिर बात करो। सो इट मे बी रिमेंबर दैट ई सेल जो है इज एन इंटेंसिव पैरामीटर, ठीक है ना, ई सेल इज एन इंटेंसिव पैरामीटर हो गया, बट ये जो डेल्टा आर जी है गिव्स एनर्जी जो है वो है एक्सटेंसिव थर्मोडाइनमिक प्रॉपर्टी है ना। ये क्या हो गया, ई सेल, ये जो हमारा ईएमएफ है, ये सेल हो गया हमारा ईएमएफ ऑफ द सेल हो गया, ये है हमारा इंटेंसिव पैरामीटर पे, ठीक है अंदर वाली साइड का, और गिव फ्री एनर्जी क्या है, एक्सटेंसिव थर्मोडाइनमिक प्रॉपर्टी है ये, है ना। एंड द वैल्यू डिपेंड ऑन द, किसके ऊपर डिपेंड कर रही है, नंबर ऑफ, ठीक है, चार्जेस, कितने चार्जेस हम लोगों ने पास ऑन किए, है ना, जितना गुड़ डालोगे उतना मीठा। सो दस इफ वी वांट द रिएक्शन, अगर हम लोगों को रिएक्शन चाहिए, वी वांट द रिएक्शन, तो देन ZnS प्लस Cu2 पॉजिटिव एक्वस क्या हो गया, गिव्स Zn2 पॉजिटिव एक्वस प्लस Cu सॉलिड हो गया, ठीक है ना। तो मेरे पास आ जाएगा ये इक्वेशन हम लोगों ने बार बार पढ़ी है ऊपर, Zn जिंक और कॉपर वाली, ठीक है ना। तो हमारे पास आ गया, ये आ गया डेल्टा आर जी इज इक्वल टू -2FE सेल हो गया, ठीक है ना, ये सेल हो गया। सो बट व्हेन वी राइट द रिएक्शन, अगर हम लोग रिएक्शन राइट करते हैं, व्हेन वी राइट द रिएक्शन, तो अगर हम लोग रिएक्शन राइट करेंगे तो इस तरह से लिखेंगे इसकी रिएक्शन, ठीक है, ये रिएक्शन 2Zn सॉलिड 2 कॉपर, ठीक है, 2 पॉजिटिव, मतलब यहाँ पे क्वांटिटी बढ़ा दी इन्होंने, क्वांटिटी बढ़ा दी, व्हेन वी राइट द रिएक्शन हम लोगों ने क्वांटिटी बढ़ा दी, 2 हो गया ना, n की जगह 2 आ गया, ठीक है ना, n की जगह क्या आ गया, 2 डाल दिया, क्वांटिटी इतनी क्वांटिटी, n इज इक्वल टू 1 2 3 4 सो ऑन, 0 तो नहीं होगा, ठीक है, 1 2 3 4 सो ऑन हो सकता है। तो यहाँ पे बट व्हेन वी राइट द रिएक्शन हम लोगों ने ऐसी लिखी, तो हम लोग डेल्टा आर, ये जो हमारा गिव फ्री एनर्जी आ जाएगी 4 टाइम आ जाएगी, अगर हम लोग रिएक्शन लिखेंगे तो ये 2 टाइम सारे आ जाएंगे, लेकिन गिव फ्री एनर्जी हो जाएगी हमारी, गिव एनर्जी फ्री नहीं, गिव्स एनर्जी हो जाएगी हमारी -4FE सेल हो जाएगी, ठीक है ना, सेल हो जाएगी। So if the concentration of all the reacting species is a unity, if the concentration जो होती है of the reacting species जो होती है वो unity पे आ जाए, ठीक है, बराबरी पे आ जाए, then E सेल जो है वो is equal to E नेगेटिव सेल हो जाएगा, ठीक है ना, है ना, इसने बोला ना यूनिटी पे आ जाए, तो ऊपर वाली जो क्या थी 2.303 वाली ऊपर लिखा था, अपॉन क्या था, इनटू RT अपॉन जो भी था साइड पे लॉग वगैरह पड़ा था, तो वो सारा का सारा क्या हो जाएगा, यूनिटी आ जाएगा, 0 आ जाएगा, ये जो हम लोगों ने पढ़ा ना ऊपर, ये वाला सिस्टम, ये सारा 0 हो जाएगा, ये वाला सिस्टम ना, ठीक है ना। सो ये वाला ऊपर वाला सिस्टम अगर 0 हो जाएगा तो हमारे पास क्या बचेगा, हमारे पास यही बचेगा, ई सेल इज इक्वल टू ई नेगेटिव सेल के बराबर आ जाएगा। सो वी हैव, हमारे पास ये है, क्या है, ई सेल की जगह जब ये इसकी इक्वल है तो ये ई सेल की जगह ये आ जाएगा, ठीक है, बाकी सेम ही रहेगा। n 4 टाइम की जगह हम लोग ज़रा n लिखें, कंबाइन है, कुछ भी लिखना है ना तो पर्टिकुलर वैल्यू की जगह उसकी जगह n लिख दो, तो डेल्टा आर जी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, -NF -n, ठीक है, 4 की जगह n आ गया ना, वो तो क्वांटिटी वाली एग्जांपल दी थी आपको, तो यहाँ पे -NFE नेगेटिव सेल आ जाएगा, सेल, ठीक है। सो दस द मेजरमेंट ऑफ E नेगेटिव cell we can obtain an important thermodynamic quantity, ठीक है ना, we can obtain an important thermodynamic quantity डेल्टा आर जी नेगेटिव हो जाएगा, तो स्टैंडर्ड गिव्स एनर्जी ऑफ द रिएक्शन हो जाएगी, स्टैंडर्ड गिव्स एनर्जी ऑफ द रिएक्शन हो जाएगी। फ्रॉम द लेटर वी कैन कैलकुलेट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, ठीक है ना, फ्रॉम द लेटर हम लोग कैलकुलेट करेंगे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बाय द इक्वेशन। सो हमारे पास डेल्टा आर जी नेगेटिव इज इक्वल टू -RT, ठीक है, लॉग ऑफ नेचुरल के, ठीक है, लॉग ऑफ नेचुरल के, ये वैल्यू आ जाएगी। मैंने भी काफ़ी टाइम के बाद ये पढ़ा है, पता, बहुत टाइम के बाद पढ़ा मैंने भी। सो ये आपको याद रखनी है, ठीक है ना, तो 1-2 बारी खुद पढ़ो तो याद हो जाएगा। बुक में से भी आंसर्स बन जाते हैं, अगर नोट्स मिलते हैं तो बेटर है, नोट्स से जल्दी याद हो जाता है, बस और कुछ नहीं है ना। नंबर बेटर चाहिए हमको, नंबर और परसेंटेज बेटर चाहिए, बाकी नीट वगैरह क्लियर करने के लिए तो हमको क्या करना पड़ता है, मैथमेटिकल और कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने चाहिए, है ना, तब आपको कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने चाहिए। तो मैं कॉन्सेप्ट भी क्लियर करवाऊंगी, लेकिन पहले फ़िलहाल के लिए जो मैंने एक हाथ में पकड़ा हुआ है बुक क्लियर करनी है, बुक ख़त्म करनी,
तो वो बुक इनिशिएटिव करने वाला है ना, वो मैंने इनिशिएटिव पकड़ा हुआ है कि मैं बुक ख़त्म करना चाहती हूँ, मैं बुक ही ख़त्म कर रही हूँ अपनी तरफ से। लेकिन अगर आपको नोट्स चाहिए प्लीज़ मेरे को कमेंट में बता दें, ठीक है ना। पढ़ने वाले बच्चे ही कमेंट करेंगे ना, ऐसे कौन देखेगा ये वाली वीडियोस, है ना। बाकी तो फनजिला आर्ट्स पे तो मैं ब्लॉग्स वगैरह डालती रहती हूँ। सो एग्जाम्पल 3.3 द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फॉर द डैनियल सेल 1.1 वोल्ट हो गया है, कैलकुलेट करता है द स्टैंडर्ड गिव्स फ्री एनर्जी फॉर द रिएक्शन हो गया, तो ZN सॉलिड हो गया, ये तो हो गई वही सेम है क्वेश्चन। इतना है डैनियल सेल और बताओ कैलकुलेट करके बताओ तो कितनी आएगी। तो ये गिव्स फ्री एनर्जी इज इक्वल टू, अभी हम लोगों ने ऊपर पढ़ा क्या है, -NFE नेगेटिव सेल हो गया था ना, ये पढ़ा ना अभी, ठीक है। N इज द, ऊपर वाली इक्वेशन में N क्या था, 2 था, है ना। N इज इक्वल टू 2 था ना ऊपर वाली इक्वेशन में, तो F इज इक्वल टू कितना है, F की वैल्यू आई थिंक यूनिवर्सल होगी। F जो है फैराडे है, ये क्या है, ये 96487 C, ये आपको याद होनी चाहिए, मोल पर मोल, ठीक है। और ई सेल जो है 1.1 वोल्ट दिया होता है, बस वैल्यू पुट कर दो इसकी। F इज इक्वल टू अगर इतना है 96487, तो इंटू क्या हो जाएगा, ये इंटू के साइन नहीं लगाए हुए इन्होंने, इंटू करो सबको मल्टीप्लाई, कैलकुलेटर से करना है, हाथ से कहाँ करते रह जाओगे। तो हमारे पास आएगा किलो जूल मोल इनवर्स 2.2 माइनस 2.2.27 किलो जूल मोल पर इनवर्स, ठीक है जी। तो यहाँ पे कुछ और क्वेश्चन आ रहे हैं, कैलकुलेट द पोटेंशियल ऑफ द हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड इन कॉन्टैक्ट विद द सोल्यूशन। अगर आपको इसके आंसर चाहिए होंगे मुझे बता देना, मैं आपको दे दूँगी। अब मैं सोच रही हूँ कि एक और टॉपिक ख़त्म करा ही दूँ, कंडक्टेंस है यहाँ पे, कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन, है ना, मेजरमेंट ऑफ द कंडक्टिविटी ऑफ द आयनिक सोल्यूशन। ये काम करती हूँ, ये एक ही टॉपिक है, 3.4 है यहाँ पे दिया हुआ, हाँ यही है 3.4, ये देखो। तो ये मैं आपको कल करवाती हूँ। 3.4 में 2 पार्ट है, 2 हैं, कितने हैं, 3 पार्ट है इसके, है ना। इसको पढ़ाते पढ़ाते बहुत टाइम लग जाएगा, लेकिन मैं एक ही लेक्चर में ख़त्म करने की कोशिश करूँगी। इसमें है कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन, फिर मैं कल ना क्लास लूँगी, एक 50 मिनट की क्लास लूँगी, ठीक है, एक बड़ी वाली क्लास लूँगी। मेजरमेंट ऑफ द कंडक्टिविटी ऑफ आयनिक सोल्यूशन, मैं अपनी मर्जी से ही डालती जा रही हूँ यार, मुझे पता नहीं चलता क्या है क्या नहीं चल रहा। वेरिएशन ऑफ द कंडक्टिविटी एंड द मोलर कंडक्टिविटी विद कॉन्सेंट्रेशन, इसके 2 टॉपिक हैं। बुक में ही बात कर रही हूँ, बुक की बात कर रही हूँ मैं, ठीक है ना, बुक की बात कर रही हूँ। उसके बाद है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल एंड द इलेक्ट्रोलिसिस, उसके बाद आ रहे हैं, ठीक है। आप मेरे को मैसेज करके बोलो, आप मेरे को कमेंट करके बताओ आपको क्या चाहिए, ठीक है, मैं उसी हिसाब से आपको चलाऊंगी। ये चैप्टर टफ है, बच्चों को शायद इसी में ही प्रॉब्लम्स आ रही होंगी। तो एक काम करती हूँ, मैं 50 मिनट की क्लास लेके, मैंने ये 3 दिन में ये चैप्टर ख़त्म कर दूँगी, लंबी क्लास लेके, क्योंकि मैं चाहती हूँ, पता क्या चाहती हूँ, अगर मैंने एक ही टॉपिक को अगर मैं 3 दिन लगाई मैं खुद भी भूल जाऊँगी, इसलिए कल ही स्टार्ट करूँगी। कंडक्टेंस ऑफ द इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन, कंडक्टेंस क्या है, इलेक्ट्रिक क्या बोलते हैं, आयंस को पास करने की ताकत होती है ना। कंडक्टर क्या है, कंडक्टर क्यों करता है, क्योंकि वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है, वो अपने अंदर जो चार्जेस है उसको फ्लो करने की पावर है, उसमें कैपेसिटी है, दैट्स वाई वो कंडक्टर्स कहलाते हैं ना। तो इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन में कंडक्टिविटी है, यस है ना। तो इफ इट इज़ नेसेसरी टू डिफाइन द फ्यू टर्म्स बिफोर वी कंसीडर द सब्जेक्ट ऑफ द कंडक्टेंस ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी दैट थ्रू द इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन, दैट इलेक्ट्रिकल रेसिस्टेंस इज रिप्रेजेंटेड बाय द सिंबल आर। क्या मैंने पढ़ना शुरू कर दिया, चलो एक काम करती हूँ, पढ़ाई देती हूँ, ये वाला टॉपिक है ना 3 के जो 2 पार्ट है ना वो मैं कल करा दूँगी, ठीक है ना। इसके 2 पार्ट है वो मैं कल करा देती हूँ, ये ख़त्म करा देती हूँ। सो इट इज़ नेसेसरी टू डिफाइन, ये बहुत ज़रूरी है अगर हम लोग पहले तो इस टॉपिक का जो नाम है कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी थ्रू इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन, इसको जानने के लिए हम लोगों को इलेक्ट्रिक रेसिस्टेंस के बारे में जानना चाहिए, जिसका सिंबल होता है आर, ठीक है, जिसका सिंबल होता है आर, ओके, एंड इट इज़ मेजर्ड बाय, और उसकी रेसिस्टेंस को, है ना, उसको हम लोग ओम से मेजर करते हैं, है ना, ओम्स लॉ तो 10th में भी हम लोगों ने रट के पढ़ा हुआ है, measured in ohms, so which in terms SI base, ठीक है, यूनिट, which in terms SI यूनिट बेस हो गया इज इक्वल टू कितना हो गया, kg मीटर स्क्वायर हो गया, ठीक है ना, S3A2, ये 2 यूनिट्स हैं इसके, SI यूनिट बेसिस। बच्चों को छुट्टी हुई है शायद तभी स्टार्ट कर रहे हैं। इट कैन बी मेजर्ड विद द हेल्प ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज। अच्छा, इसको हम लोग व्हीटस्टोन ब्रिज नामक
एक चीज़ इन्वेंट की है, ठीक है, उसके द्वारा भी इसको हम लोग मेजर कर सकते हैं, ठीक है। क्या? कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी थ्रू इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन विच यू आर फेमिलियर फ्रॉम योर स्टडी ऑफ फिजिक्स। अच्छा, आप लोगों ने फिजिक्स में स्टडी की होगी, अब उससे फेमिलियर हो, ठीक है। द इलेक्ट्रिकल रेसिस्टेंस ऑफ एनी ऑब्जेक्ट, ये जो इलेक्ट्रिकल रेसिस्टेंस है किसी भी ऑब्जेक्ट की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है टू इट्स लेंथ, वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है? टू इट्स लेंथ, ठीक है, टू इट्स लेंथ, एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है डायरेक्टली लेंथ के, एंड इन्वर्सली क्या होता है? उल्टा क्रॉस सेक्शन, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, कितना एरिया है उस हिसाब से। तो दैट इज, ये इक्वेशन आ जाएगी इस तरह से, रेसिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया, ठीक है ना। और इसका हम लोग क्या करेंगे, वो लेंगे कांस्टेंट ले लेंगे, तो रो इज द कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, रो ऐसे करके लिखते हैं, रो L/A, ठीक है, ये आपकी इक्वेशन बन जाएगी। द कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, ग्रीक वर्ड रो, ठीक है, इज कॉल्ड रेसिस्टिविटी, जिसको हम लोग स्पेसिफिक रेसिस्टेंस बोला जाता है, ठीक है, इज कॉल्ड रेसिस्टिविटी, स्पेसिफिक रेसिस्टेंस बोलते हैं। इन SI यूनिट आर, इसके SI यूनिट क्या है? आर ओम्स मीटर, ठीक है ना, उसके SI यूनिट क्या है? ओम्स मीटर, एंड क्वाइट ऑफन जो है वो इट्स सब मल्टीप्लाई ओम्स सेंटीमीटर, ठीक है, उसको हम लोग ओम सेंटीमीटर भी बोलते हैं जब हम लोग उसको और छोटा कर देते हैं, इज यूज्ड। IUPAC रिकमेंड्स, ये जो नेम होते हैं IUPAC नेम होते हैं, रिकमेंड्स करते हैं द यूज ऑफ टर्म रेसिस्टिविटी ओवर द स्पेसिफिक रेसिस्टेंस। स्पेसिफिक रेसिस्टेंस को यूज़ नहीं करते हैं, जब हम लोग टर्म यूज़ करते हैं वो रिकमेंड करते हैं आप सिर्फ रेसिस्टिविटी का यूज़ करो, ठीक है ना। एंड हेंस इन द रेस्ट बुक वी विल शेल द टर्म रेसिस्टिविटी, इसलिए हम लोग स्पेसिफिक रेसिस्टेंस नहीं बोलेंगे जगह जगह, हम लोग इसको बोलेंगे रेसिस्टिविटी, ठीक है। रेसिस्टिविटी इज कॉल्ड स्पेसिफिक रेसिस्टेंस इन शॉर्ट वी कॉल्ड रेसिस्टिविटी, ठीक है। रेसिस्टिविटी को हम लोग स्पेसिफिक, मतलब ये स्पेसिफिक रेसिस्टेंस को छोटे नाम, जो उसका नाम छोटा नाम जो डाला उसका निक नेम है उसका रेसिस्टिविटी, ठीक है। फिजिकली द रेसिस्टिविटी ऑफ द सबस्टेंस क्या होता है? इज द रेसिस्टेंस व्हेन इट इज 1 मीटर लॉन्ग हो गया, व्हेन इट इज 1 मीटर लॉन्ग हो गया, ठीक है। एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना है? 1 मीटर स्क्वायर, ठीक है ना। तो व्हेन इट इज 1 मीटर लॉन्ग एंड इट्स एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन इज 1 मीटर स्क्वायर हो गया, इट हैज सीन दैट कि 1 ओम्स मीटर इज इक्वल टू क्या हो गया? 100 ओम्स सेंटीमीटर हो जाता है, ठीक है ना। ये वैल्यूज याद करेंगे, 1 ओम जो होता है मीटर हो गया, अब मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? 100 होते हैं, तो 100 ओम्स सेंटीमीटर हो जाएगा, या फिर और क्या बोलेंगे 1 ओम्स सेंटीमीटर कितने बराबर हो गया? इसको 0.01 ओम्स मीटर हो गया, है ना। सेंटीमीटर को डिवाइड करेंगे ना मीटर में कन्वर्ट करने के लिए, है ना, तो 100 से डिवाइड किया तो 0.01 ये आ जाएगा, है ना। द इनवर्स ऑफ द रेसिस्टेंस आर, अब रेसिस्टेंस का इन्वर्स क्या होता है? कंडक्टेंस, ठीक है। द इन्वर्स ऑफ द रेसिस्टेंस आर इज कॉल्ड कंडक्टेंस, ठीक है, कंडक्टेंस जिसको हम लोग G बोलेंगे, एंड वी हैव, वो हमारा क्या हो जाएगा? G इज इक्वल टू I नहीं है, 1 है, 1/R, ठीक है ना। G क्या है? कंडक्टेंस इज इक्वल टू द इन्वर्स ऑफ द रेसिस्टेंस, ठीक है, उल्टा हो जाएगा इसका, ठीक है, इन्वर्स ऑफ द रेसिस्टेंस हो जाएगा, तो ये आ जाएगा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऊपर आ जाएगा, रो नीचे आ जाएगा, और ये लेंथ, ठीक है, ये भी नीचे आ जाएगी। तो इसका हम लोग जो रो 1 रेसिस्टिविटी, मतलब ये जो है हमारी रेसिस्टिविटी, ये जो रो है ना, ये हम लोग लेंगे K सीम्स, ठीक है ना। ऐसा यूनिट ऑफ कंडक्टेंस इज SIEME, सीमेंस, ठीक है। इसको हम लोग क्या लेके, ये जो K आया ना, ये K अजीब सा K है ना, ग्रीक लेटर ऐसे करके जो K लिखते हैं, स्टाइलिश सा K लिखा हुआ है, ये 1/रो, ये जो कांस्टेंट लिखा था ना हम लोगों ने, रेसिस्टिविटी का कांस्टेंट लिखा था, उसका उल्टा है, ठीक है, ये उसका उल्टा है। सीमेंस, द ऐसा यूनिट ऑफ द कंडक्टेंस इज सीमन हो गया, रिप्रेजेंटेड बाय द सिंबल S, एंड इज इक्वल टू ओम्स का इन्वर्स, ठीक है ना। ओम का इन्वर्स उल्टा हो जाएगा, ओम इन्वर्स हो जाएगा, तो इसका यूनिट है ओम इन्वर्स, ठीक है ना। एंड इसको हम लोग क्या बोलेंगे? इसको S को हम लोग मियो भी बोला, MHO, मो और ओम्स इन्वर्स, ठीक है ना। द इन्वर्स ऑफ द रेसिस्टिविटी, अब मेरे को बुक से पढ़ने में इतना मज़ा आ रहा है ना। आप लोगों ने तो छोटी छोटी डेफिनेशंस लर्न की होंगी ना शॉर्टकट में, है ना। अब यहाँ से अगर आप पढ़ोगे तो आपको कितनी चीज़ें समझ आ जाती हैं,
रेसिस्टिविटी, द इन्वर्स ऑफ द रेसिस्टिविटी इज कॉल्ड कंडक्टिविटी एंड द स्पेसिफिक कंडक्टेंस जो होती है, ठीक है, ये जो इन्वर्स ऑफ द रेसिस्टिविटी इज कॉल्ड कंडक्टिविटी ना, इन्वर्स ऑफ द कंडक्टिविटी, रेसिस्टिविटी कंडक्टिविटी। अगर दूसरे नाम की बात करें तो स्पेसिफिक कंडक्टेंस आ जाता है, ठीक है ना, एंड इज रिप्रेजेंटेड बाय द कप्पा, कप्पा के कप्पा, ठीक है, ग्रीक लेटर कप्पा, ओके। और आयुपैक ने क्या रिकमेंड किया, तो भाई स्पेसिफिक कंडक्टेंस को क्या बुलाओ, निकनेम उसका बुलाओ, कंडक्टिविटी बुलाओ उसको, ठीक है, क्या बुलाना है आपको उसको, कंडक्टिविटी बुलाना है, ओके, ठीक है। तो आयुपैक हैज रिकमेंडेड द यूज ऑफ द टर्म कंडक्टिविटी ओवर द स्पेसिफिक कंडक्टेंस एंड हेंस वी शैल यूज द टर्म कंडक्टिविटी इन द रेस्ट ऑफ द बुक। पूरी बुक में हम लोग कंडक्टिविटी बोलेंगे आप तो, ठीक है जी। ऐसा यूनिट ऑफ द कंडक्टिविटी आर क्या बोलेंगे, सीमेंस मीटर इनवर्स, ठीक है ना। सो बट क्वाइट ऑफन कप्पा जो है वो इज एक्सप्रेस्ड एज, कप्पा जो है वो इज एक्सप्रेस्ड एज सीमन सेंटीमीटर स्क्वायर, जब हम लोग छोटा कर देते हैं इसको। एंड इसके बाद कंडक्टिविटी ऑफ द मटेरियल इन एस मीटर जो होता है इज द कंडक्टेंस व्हेन इट इज़ 1 मीटर लॉन्ग एंड इट्स एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इसकी कितनी हो जाएगी, 1 मीटर स्क्वायर हो जाएगी। मतलब कंडक्टेंस हमारा 1 मीटर लॉन्ग है और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना उसका, 1 मीटर स्क्वायर। मतलब कहने का मतलब 1 × 1 हो गया ना, है ना, लेंथ और ब्रेथ दोनों ही 1 1 हो गए, ठीक है। 1 मीटर 1 मीटर, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 1 मीटर स्क्वायर, ठीक है। सो क्या हो गया, इट मे बी नोटेड दैट 1 सीमन सेंटीमीटर इनवर्स इज इक्वल टू 100 सीमन मीटर इनवर्स के बराबर होता है। इट्स वेरी, सेंटीमीटर इनवर्स है, उल्टा है तो पॉइंट में नहीं आएगा, उसमें आएगा, पॉजिटिव में आएगा, नेगेटिव है ना, पॉजिटिव में आएगा क्योंकि ये नेगेटिव है, ये तो पहले से ही मल्टीप्लाई हो रहा था, है ना। सेंटीमीटर छोटा है ना, उसको मीटर में डिवाइड करेंगे डायरेक्टली। 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1/100 मीटर हो जाता ना। लेकिन अगर उल्टा है, सेंटीमीटर ही उल्टा है तो फिर क्या करेगा, 100 ऊपर हो जाएगा, है कि नहीं है कि नहीं कोई बोलता है मुझे, है कि नहीं। द वैल्यू ऑफ कंडक्टिविटी ऑफ सम सिलेक्टिव मटीरियल इज कितनी होती है, 298.15 केल्विन की कपा ही था ना कंडक्टिविटी। हाँ, तो यहाँ पे कुछ की दी हुई है, सोडियम, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, आयरन, ग्रेफाइट और इंसुलेटर्स जैसे कि ग्लास हो गया, टेफ्लॉन हो गया, ये दी है इसकी कंडक्टिविटी कितनी ज़्यादा है ना। सोडियम, पोटाशियम, कॉपर होगी, सिल्वर होगी, ये इनकी होगी। और एक्वा सोल्यूशन में, प्योर वाटर में ये उनमें घुल रहे हैं, ये चीज़ दी हुई है जिसमें ये डिज़ोल्व होते हैं, ये चीज़ें कंडक्टर इसमें डिज़ोल्व होती है, ये कंडक्टिविटी आ गई इसकी। तो ये वैल्यू आपने पढ़नी है, ये मैं ख़त्म कर देती हूँ आज, ये वाला यहाँ तक ख़त्म कर देती हूँ, ठीक है। हाँ ठीक है, ये ख़त्म कर देती हूँ आज। इसके 2 टॉपिक बचे हैं, इसी के अंदर 2 टॉपिक आते हैं, वो मैं आपको कल करा दूँगी। 1-2 दिन में ये चैप्टर NCERT बेस बुक बेस में ख़त्म करा दूँगी। और जैसे कि मैं बार बार बोल रही हूँ, आपको क्या चाहिए, आपको नोट्स चाहिए, ठीक है। किसी को बहुत हेल्प चाहिए, अर्जेंट वाली हेल्प चाहिए, बेटा मेरे को टेलीग्राम पे मैसेज करो, ठीक है। मैं कोशिश करूँगी वो देखने की एंड कोशिश करूँगी आपकी क्वेरीज़ को कंप्लीट करने की। प्लीज़ सना, आपने बोला था मुझे इंपॉर्टेंट वन, प्लीज़ मेरे को बताओ आपको चाहिए क्या। आपको मैंने कमेंट पे लिखा भी है आपको रिप्लाई, अगर आपने नहीं देखा है तो देख लो, ओके। चाहिए क्या है मेरे को एग्जैक्टली बोल दो, फिर मैं आपको वो प्रोवाइड करवाऊँगी। कि वीडियो के ज़रिए शायद मैं आपको वैसा नहीं दे पाऊँगी, लेकिन आपको एक्स्ट्रा ज़रूर दूँगी, ओके। सो आगे क्या था, सो इट कैन बी सीन दैट टेबल 3.2 की बात कर रहे हैं, देन दैट द मैग्नीट्यूड ऑफ द कंडक्टिविटी वेरीज करता है ग्रेट डील, है ना। अगर हम लोग टेबल की बात करें, ऊपर अभी जो ऊपर वाला टेबल जो देखा मैंने, ये वाला, अगर हम लोग टेबल की बात करेंगे तो दैट द मैग्नीट्यूड ऑफ द कंडक्टिविटी वेरीज करता है ग्रेट डील, किसके ऊपर डिपेंड करता है, द नेचर ऑफ द मटेरियल के ऊपर, है ना। मेटल डिपेंड करता है, कंडक्टिविटी किसके ऊपर डिपेंडेंट करती है, हमारे मटेरियल के ऊपर। सो इट इज़ ऑल्सो डिपेंडेंट ऑन द किसके ऊपर, टेम्परेचर एंड प्रेशर के ऊपर भी डिपेंडेंट है, ठीक है ना। कंडक्टिविटी टेम्परेचर और प्रेशर के ऊपर भी डिपेंडेंट है, एट विच द मेजरमेंट जो होती हैं मेड, ठीक है ना, मेजरमेंट जिसके ऊपर मेड होती हैं। मटीरियल आर क्लासिफाइड इनटू, मटीरियल्स को क्लासीफाई किया जाता है कंडक्टर, इंसुलेटर्स एंड सेमीकंडक्टर्स में, है ना, ये तो पहले से ही पढ़ा हुआ है। मटीरियल्स आर क्लासिफाइड इनटू कंडक्टर, इंसुलेटर्स एंड सेमीकंडक्टर डिपेंडिंग ऑन द मैग्नीट्यूड ऑफ देयर कंडक्टिविटी, ठीक है ना। कंडक्टिविटी के मैग्नीट्यूड पे डिपेंड करता है। मेटल्स एंड देयर एलॉयज हैव वेरी लार्ज कंडक्टिविटी, मेटल्स एंड एलॉयज, मेटल्स, ठीक है, और एलॉय क्या हो गए, मेटल्स का मिक्स करके जो नया मिश्रण बनता है उसको एलॉय बोलते हैं।
हैव वेरी लार्ज कंडक्टिविटी एंड ऑल्सो नोन एज कंडक्टर्स, इसको कंडक्टर्स भी बोला जाता है। सर्टेन नॉन मेटल्स लाइक कार्बन ब्लैक हो गया, ग्रेफाइट हो गया एंड सम अदर ऑर्गेनिक पॉलीमर्स हो गया आर ऑल्सो इलेक्ट्रॉनिकली कंडक्टिंग, ठीक है, वो भी इलेक्ट्रॉनिकली कंडक्टिंग होते हैं। सबस्टांस लाइक जैसे हो गया ग्लास हो गया, क्रेमिसिस हो गया, ये क्या हो गया, ये इंसुलेटर्स होते हैं, ठीक है ना। हैविंग वेरी लो कंडक्टिविटी होती है तो इसलिए इनको इंसुलेटर्स बोला जाता है, ठीक है कि नहीं। सो सबस्टांस, अब कुछ सबस्टांस होते हैं जो कि कंडक्टर एंड इंसुलेटर दोनों की प्रॉपर्टी कंडक्ट करते हैं। तो वो जैसे हो गया सिलिकॉन हो गया, डोप्ड सिलिकॉन हो गया, गैलियम हो गया, गैलियम आर्सेनाइड हैविंग कंडक्टिविटी बिटवीन द कंडक्टर एंड द इंसुलेटर इज कॉल्ड सेमीकंडक्टर बोला जाता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे 3 चीज़ें इन्होंने डिफाइन कर दी पैराग्राफ में, आप लोग अलग अलग डेफिनेशन लिखो इसकी। By the definition, have zero resistivity or infinite conductivity. So earlier only metals and their alloys are at a very low temperature. Earlier जो only metals थे and their alloys are very low temperatures पे होते थे, ठीक है ना। only metals and their alloys are at a very low temperature, जैसे क्योंकि 0 से लेके 15 डिग्री केल्विन टेम्परेचर वर नोन टू बिहेव एज अ सुपर कंडक्टर। सिर्फ उन्हीं को ही हम लोग सोचते थे कि ये सुपर कंडक्टर्स हैं, सुपर मतलब सबसे बेस्ट वाले कंडक्टर, ठीक है। नाउ अ डेज अब और भी ज़्यादा अच्छे कंडक्टर आ चुके हैं। सुपर कंडक्टर क्या होता है, जो जिनकी कंडक्टिविटी बहुत ज़्यादा हाई है, ठीक है, सुपर नाम ही हो गया ना सुपर कंडक्टर्स। तो नाउ अ डेज नंबर ऑफ सिरेमिक मटेरियल आ चुके हैं जो कि ऑक्साइड्स के साथ हम लोग मिक्स करते हैं और वो शो करते हैं, क्या शो करते हैं, सुपर कंडक्टिविटी ऑफ द एट टेम्परेचर एज हाई एज 150 डिग्री केल्विन, ठीक है ना। क्योंकि इसने बोला कि मेटल्स जो होते हैं, जैसे अच्छे अच्छे कंडक्टर होते हैं, ठीक है, जैसे कॉपर हो गया, सिल्वर हो गया, कंडक्टर्स हैं, गुड कंडक्टर हैं, लेकिन कुछ टेम्परेचर पे वो भी वार्म करना बंद कर देते हैं। तो इन्होंने बोला कि अब ये सेरेमिक मटेरियल आगे हुए हैं जो कि हम लोग मिक्स करते हैं, ऑक्साइड के साथ मिक्स हुए होते हैं, वो जो हाई टेम्परेचर है एटलीस्ट 150 केल्विन टेम्परेचर के ऊपर भी ये बहुत अच्छे से कंडक्ट करते हैं। सुपर कंडक्टिविटी एट द टेम्परेचर कितना, 150 केल्विन, ठीक है ना, समझ आया आपको। सो ये जो आगे है इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी थ्रू द मेटल इज कॉल्ड मेटेलिक और इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टिविटी, ठीक है। जो मेटल के द्वारा कंडक्टिविटी होती है उसको क्या बोलते हैं, मेटेलिक और इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टिविटी बोलते हैं। एंड इज ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। ये होता है, क्यों होता है, ये मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की वजह से होता है। द इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टिविटी डिपेंड अपॉन द किसके ऊपर, द नेचर एंड द स्ट्रक्चर ऑफ द मटीरियल, द नेचर ऑफ द वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, किसके ऊपर, नेचर एंड स्ट्रक्चर ऑफ मेटल, द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन एज पर आटम एंड टेम्परेचर, ठीक है, टेम्परेचर। सो इट डिक्रीजेज विद इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर, ये डिक्रीज करती है विद इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर। यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिकली कंडक्टिंग पॉलीमर इन 1977 McDiar डर्मिड HEEGAR हेगार एंड ये लास्ट नेम क्या है, SHIRAKA शिरखावा डिस्कवर, 3 नाम है, मैकडर्मिड हेगार एंड शिरखावा डिस्कवर्ड दैट एसिटिलीन गैस कैन बी पॉलीमराइज्ड। इसको एसिटिलीन गैस को पॉलीमराइज किया जा सकता है टू प्रोड्यूस पॉलीमर पॉलीएसिटिलीन व्हेन एक्सपोज टू वेपर्स ऑफ आयोडीन के साथ हम लोग उसको एक्सपोज करेंगे। एक्वायर मेटेलिक लिस्टेड मतलब उसमें चमक आ जाएगी एंड कंडक्टिविटी भी आ जाती है, ठीक है। एसिटिलीन गैस की बात कर रहे हैं। सिंस देयर आर सेवरल ऑर्गेनिक कंडक्टिंग पॉलीमर्स भी और भी आ गए, हैव बीन मेड, उनको बोला गया मतलब और भी आए, जैसे कि पॉलीएनालिन हो गया, पॉलीफायरोल हो गया, पॉलीथायोफीन हो गया है। एंड दीज ऑर्गेनिक मटेरियल बीइंग कंपोज्ड होली ऑफ द एलिमेंट, किससे बने होते थे, लाइक हो गया आपका कार्बन हो गया, हाइड्रोजन हो गया एंड ओकेजनली ये बहुत छोटा है, पता नहीं आपको दिखेगा या नहीं, ओकेजनली नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड सल्फर हो गया, आर वेरी मच लाइटर देन द नॉर्मल मेटल एंड कैन बी यूज फॉर मेकिंग लाइट वेट, बैटरीज बनाने के काम आता है, ठीक है ना। क्या क्या था, पॉलीएनालिन, पॉलीपायरोल, पॉलीथायोफिनाइन, ये ऑर्गेनिक मेटल जो होते हैं ये होली एलिमेंट ऑफ किसके होते हैं, कार्बन, हाइड्रोजन एंड ओकेजनली नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड सल्फर के हो सकते हैं। और ये बहुत लाइट नॉर्मल मेटल होते हैं, यूज़ करते हैं हम लोग, लाइट वेट बैटरीज बनाने के काम आते हैं। बिसाइड दे हैव द मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ, पॉलीमर्स भी हैं सच एज फ्लेक्सिबिलिटी भी आ गई इसमें, ठीक है ना। पॉलीमर क्या है, फ्लेक्सिबल है ना, सो दैट दे कैन हेल्प इन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस बन सकते हैं, ये ट्रांजिस्टर्स बनाने के काम आ जाते हैं। दे कैन बी बेंट लाइक शीट ऑफ प्लास्टिक की तरह ये बेंट भी हो सकता है। फॉर द डिस्कवरी ऑफ द कंडक्टिंग पॉलीमर
ठीक है, फॉर द डिस्कवरी ऑफ द कंडक्टिंग पॉलीमर्स मैकडर्मिड, हेगार एंड शिरकावा वॉज अवॉर्डेड नोबेल प्राइज इन द केमिस्ट्री 2000 में उनको केमिस्ट्री में नोबेल प्राइज मिला था। ठीक है, सो एज द इलेक्ट्रॉन एंटर करता है एट वन एंड एंड गो थ्रू द अदर एंड। ठीक है ना, एज द इलेक्ट्रॉन जब एंटर करता है फ्रॉम वन एंड गो टू द अदर एंड, द कंपोजिशन ऑफ द मेटेलिक कंडक्टर रिमेन अनचेंज हो जाती है। द मैकेनिज्म ऑफ द कंडक्टेंस थ्रू सेमी कंडक्टर इज मोर कॉम्प्लेक्स। द मैकेनिज्म ऑफ द कंडक्टेंस, ये जो मैकेनिज्म होता है कंडक्टेंस का थ्रू द सेमी कंडक्टर्स, ये कॉम्प्लेक्स रहता है। हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है 11th क्लास में यूनिट 7 में, मैंने नहीं पढ़ाया लेकिन आपने पढ़ा होगा, दैट इवन वेरी प्योर वाटर हैव स्मॉल अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन एंड हाइड्रोक्सिल आयन होते हैं। ठीक है ना, हाँ होते हैं, क्यों नहीं होते, है ना, प्योर वाटर होता है उसमें भी हाइड्रोजन एंड हाइड्रोक्सिल आयन्स होते हैं जो कि ऑलमोस्ट 10⁻⁷ मिलियंस में होते हैं। ठीक है ना, विच लेंड्स टू अ वेरी लो कंडक्टिविटी, जितनी हो गई 3.5 इंटू 10⁻⁵, ये इंटू इन्होंने साइन ही गायब कर दिया, 10⁻⁵ सीमेंस मीटर इनवर्स। ठीक है, सो व्हेन इलेक्ट्रोलाइट डिसॉल्व हो जाता है पानी में, है ना, सॉल्ट ले लो, है ना, जब इलेक्ट्रोलाइट को डिसॉल्व कर दिया पानी में, दे फर्निश देयर ओन आयंस, वो अपने आयंस को डिस्चार्ज कर देता है, खुले हो जाते हैं ना इन द सोल्यूशन एंड हैंस द कंडक्टिविटी इंक्रीज हो जाती है उसकी, है ना, ऐसा ही होता है ना। एंड द कंडक्टेंस ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी बाय आयन प्रेजेंट इन द सोल्यूशन इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है ना, तो ये जो कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है बाय द आयन प्रेजेंट होती है सोल्यूशन के अंदर इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइटिक और आयनिक कंडक्टेंस। द कंडक्टिविटी ऑफ द इलेक्ट्रोलाइटिक आयनिक सोल्यूशन डिपेंड करती है किसके ऊपर, ये किसके ऊपर डिपेंड अगेन इलेक्ट्रोलाइट्स हम लोग कितनी ऐड कर रहे हैं, है ना, नेचर ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट को कर रहे हैं, साइज ऑफ द आयन प्रोड्यूस एंड देयर सॉल्वेशन, फिर उसके बाद नेचर ऑफ द सॉल्वेंट एंड उसकी विस्कोसिटी कितनी है, कितना घनत्व है उसका, कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है, टेम्परेचर, इट इंक्रीज विद द इंक्रीज इन द टेम्परेचर, है ना, इंक्रीज इन द टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो वैसा ऐसा होगा। तो पासेज ऑफ द डायरेक्ट करंट थ्रू द आयनिक सोल्यूशन ओवर अ प्रोलॉन्ग्ड पीरियड कैन लेड टू द चेंज इन द कंपोजिशन। ठीक है ना, तो अगर हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्ट करंट जो है वो थ्रू द आयनिक सोल्यूशन अगर हम लोग देते रहेंगे तो ये क्या करेगी, प्रोलॉन्ग ज़्यादा देर तक, प्रोलॉन्ग पीरियड कैन चेंज द कंपोजिशन, वो कंपोजिशन को चेंज कर सकती है ड्यू टू द इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन की वजह से। तो इसके अंदर दो टॉपिक्स आ रहे हैं, एक आता है मेजरमेंट कैसे करनी है कंडक्टिविटी ऑफ द आयनिक सोल्यूशन, ठीक है, और ये जो है आपने ये वाला ये व्हीट स्टोन ब्रिज आप लोगों ने फिजिक्स में पढ़ा हुआ है, और इसी के अंदर दूसरा टॉपिक है वेरिएशन ऑफ द कंडक्टिविटी एंड द मोलर कंडक्टिविटी विद द कंसंट्रेशन। ठीक है ना, तो ये हम लोग कल पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना काफ़ी हो गया। मैं बोल रही थी 50 मिनट की क्लास मैं कर लूँगी, लेकिन 50 मिनट तो आज ही हो गए एक पूरा टॉपिक पढ़ाने के चक्कर में। तो ठीक है, ख़त्म करती हूँ अभी, मैं आज का टॉपिक ख़त्म करती हूँ इधर ही, है ना। तो हम लोगों ने क्या पढ़ा, कंडक्टिविटी, कंडक्टेंस ऑफ द इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन, ठीक है, आधा पढ़ लिया, आधा हम लोग कल पढ़ेंगे, 2 टॉपिक्स कल पढ़ेंगे इसके अंदर। तो बस करते हैं फिर, आपको बाकी इन्फॉर्मेशन तो मैंने आपको दे ही दी है ना। तो अब मेरा है ना, अब मेरे को ऐसे बिना उसके मत जाना, प्लीज़ डू लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल इफ़ यू डिड नॉट, एंड प्रेस द बेल आइकन सो दैट यू विल गेट द फर्दर नोटिफिकेशन। ओके, सो चलो मिलते हैं दोबारा, सी यू, टाटा, सायोनारा।